तो आज का जो टॉपिक है, अभी हम तुम लोगों को टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे थे। टैक्सोनॉमी में सारा कुछ बता रहे थे कि कैसे कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी मतलब ठीक है, इट्स अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। और इस टैक्सोनॉमी में हम उस ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सल नेम देते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर से उनको हम एक यूनिवर्सल नेम देते हैं। और एक ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि बर्जीज मैनुअल में जैसे हमने देखा कि जो हमारे 4-5 वॉल्यूम है उसमें सारे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर बैक्टीरिया का उसमें वर्णन है। और हमें उसमें मतलब कि उस बेसिस के आधार पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम मतलब कि वो किस तरह का बैक्टीरिया है, राइट। तो ये एक तरह से रेफरेंस भी है हमारे पास कि अगर इस तरह का कैरेक्टर है तो उसको हम लोग इस ग्रुप में रखेंगे, इस तरह का कैरेक्टर है तो उसको हम लोग इस ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह से वो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। मतलब टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफाई भी करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर भी करते हैं एंड उसकी हम लोग ग्रुपिंग भी करते हैं। अब क्लासिफाई क्यों करते हैं एंड मतलब क्लासिफाई की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर जो हमारा जो अभी जो वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा एक ही अगर हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में। तो यही ये जो है ना, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में, आज के चैप्टर में हम लोग इसको करेंगे। या बाल किशन जी, बाल किशन जी, सो ये मतलब कि सारे ऑर्गेनिज्म को, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन ग्रुप में रखता है एंड एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे तुमने देखा वो जो हमने एक जो चार्ट बनाया था, पानी गिर गया है बाल किशन जी, देखिए ही नहीं, लैपटॉप पीछे रख दिया। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम ये 5 किंगडम ज्यादा अच्छा या फिर 6 किंगडम वाला? 5 किंगडम और 6 किंगडम ये मोर और लेस बराबर ही है। दोनों ही अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। मतलब जिस टाइम पे जो अजम्पशन बना और जिस टाइम पे जो फिट हुआ वो किया गया। और 5 5th किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 क्लास किंगडम क्लासिफिकेशन ये सारा एक ही है, बस ये है कि उसमें एक एल्गी को अलग एक ग्रुप दे दिया गया है। ठीक है, अदरवाइज 5th किंगडम क्लासिफिकेशन एंड जो हमारा 6th किंगडम क्लासिफिकेशन है वो मोर और लेस सेम है। ठीक है ना, जो एल्गी है उसको प्लेंटी में डाल दिया गया है 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, यस मैम। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, मतलब कि सब टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन दिया गया तो सब सही है। अब सिस्टमेटिक और फाइलोजेनिक क्या है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फाइलोजेनिक ट्री उसमें जो लास्ट टाइम तुम्हें जो एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहे थे जिसमें कि 3 डोमेन था, है ना, आर्किया था, ये बैक्टीरिया था, ये एंड यूकैरिया था। इन तीनों डोमेन का एक ट्री बनाया, एक फाइलोजेनिक ट्री बनाया गया। और उसमें ये दिखाया गया कि सारे जो है हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर्स रहा है। मतलब कि इनिशियली हम लोग सारे जो है वो एक ही चीज से इवॉल्व हुए हैं और जितना ज्यादा इवोल्यूशन होता गया उस ऑर्गेनिजम्स का उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता गया। ये सारे जो स्पीसीज है, ऑल स्पीसीज इन्वेंट्री जो है वो 2001 से लेकर 2025 ये सारा जो है उनको किया जा रहा है और ये अंडरवे है, ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। टू आइडेंटिफाई ऑल स्पीसीज ऑन लाइफ ऑन अर्थ, जितने भी लाइफ है अर्थ पे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए
जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लिनियस ने 1707 से 1778 में बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसीलिए उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ये सब चीजें जो है वो हाईलाइट करने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि who gave the binomial nomenclature, who gave binomial system of nomenclature, and who is the father of modern taxonomy. So Linnaeus is the father of taxonomy, जिसमें उसने इंटायर जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो भागों में, उनको दो चीजों में उनको स्पेसिफाई किया। एक का नाम उन्होंने जीनस से दिया एंड दूसरा को उन्होंने स्पेसीज से दिया। मतलब कहने का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, एक जो है वो उसका जीनस स्पेसिफाई करता है एंड दूसरा उसका स्पीसीज स्पेसिफाई करता है, जिसका कि तुम्हें लास्ट क्लास में बताया जा चुका है कि जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीसीज जो होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्या लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत हो चुका है कि जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किंगडम से शुरू होता है, एनिमल में किंगडम से शुरू होता है, और तुम्हारा जो प्लांट्स है वहाँ उसमें डिवीजन से शुरू होता है, फाइलम से शुरू होता है। सो ये जो है वो तुम्हारा, उसके बाद सब फाइलम है, क्लास है, देन ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है एंड सब स्पीसीज है। ये सारा जो है तुम लोग हायरार्की ऑफ सिस्टम में देख चुके हो कि जो लार्जेस्ट जो अपर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किंगडम है एंड जो लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्पीसीज है या स्ट्रेन है ना। स्पीसीज, सब स्पीसीज भी लिख सकते हो, बट स्पीसीज इज द बेस्ट आंसर। तुम स्पीसीज डाल दोगे, इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। और ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द लोअर लेवल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, तो अगेन तुम्हारा आंसर होगा वो स्पीसीज होगा, जो हायर लेवल है वो किंगडम। अब ये है डाइकोटोमस की टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि बर्जिस ने, जो साइंटिस्ट बर्जिस थे, उन्होंने हर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, उनके डिफरेंट बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर लिए, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी लिए, उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी लिए। तो अगर तुम्हारे पास एक रेफरेंस बन गया है कि अगर हमें कोई बैक्टीरिया दिया गया, से फॉर एग्जांपल अगर तुम लैब में आते हो और तुम्हें मैं कल्चर देती हूँ और बोलती हूँ कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो तुम कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले तुम जाओगे उसके ग्राम रिएक्शन में, है ना। ग्राम रिएक्शन में वेदर होगा पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो तुम अपना जो भी उसका जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन होगा उसको एक तुम लिखते जाओगे, एक पेज पे लिखते जाओगे कि दिस ऑर्गेनिज्म इज ग्राम रिएक्शन। फिर उसके बाद तुम उसका बायोकेमिकल टेस्ट करोगे। बायोकेमिकल टेस्ट से पहले तुम मार्फोलॉजी करोगे। मार्फोलॉजी इन द सेंस कि वेदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोप के अंदर रोड्स की तरह दिखता है या कोकाई की तरह दिखता है, यानी कि वो मतलब कि रोड से टाइप है या वो गोल गोल या कोकाई जैसा है ना। अब उसमें जो है वो से फॉर एग्जांपल अब तुमने जो है वो मतलब कि दो एक बताया गया कि भाई ये जो है ऑर्गेनिजम्स जो है 4-5 तुम्हें दे दिए जाएंगे, तो उससे तुम बर्जिस मैनुअल में तुम उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना, कि भाई वो इस तरह का ऑर्गेनिज्म है ना, इराइल फेलोक्सट्रिक्स रूसियोपैथी और स्टेफाइलोकोकस। जो स्टेफाइलोकोकस होगा वो कोकाई सेप होगा। अब ग्लूकोज फर्मेंटेशन देखेंगे। ग्लूकोज फर्मेंटेशन देखेंगे कि वेदर वो एसिड प्रोड्यूस करता है या एसिड एंड गैस प्रोड्यूस करता है। जो एसिड प्रोड्यूस, मतलब ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है कि तुम्हें 4-5 कल्चर, नोन कल्चर दिया हुआ है और उस नोन कल्चर को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक सर्टेन एग्जांपल है। बाकी तुम क्या करोगे, सबसे पहले उसका ग्राम रिएक्शन करोगे। ग्राम रिएक्शन करने के बाद उसका मार्फोलॉजी देखोगे। मार्फोलॉजी देखने के बाद ग्लूकोज फर्मेंटेशन, उसकी मोटिलिटी देखोगे, यूरिया हाइड्रोलाइज करता है कि नहीं, इंडोल प्रोड्यूस करता है कि नहीं, सिट्रेट यूटिलाइज करता है। अब ये सब में जो भी तुम्हारा यस 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 अगर तुम्हारा आता जाएगा, उसके बाद इन सारे रेफरेंसेस को तुम उस बुक में, जो हमारा मैनुअल है, जो वॉल्यूम है, उस बुक से तुम आइडेंटिफाई करोगे कि अगर कोई सेल कोकाई है और वो ग्लूकोज फर्मेंटेशन भी करता है, एसिड एंड गैस भी बनाता है, वो यूरिया भी हाइड्रोलाइज करता है, सिट्रेट भी हाइड्रोलाइज करता है, तो वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा। तो वहां तुम्हें एक रेफरेंस में दिख जाएगा कि जो क्लेप्सेला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लेप्सेला, ये क्लेप्सेला न्यूमोनी जो है उनका कैरेक्टर, तो तुम एक टेंटेटिव आइडिया बना सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, वो क्लेप्सेला न्यूमोनी है। बाकी उसके फर्दर स्टडी के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग उसका
जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, उसका हम लोग राइबोसोमल एनालिसिस करते हैं, उसका डीएनए एनालिसिस करते हैं, एंड देन हम कंफर्म होते हैं कि दिस जो पार्टिकुलर बैक्टीरिया है वो ये बैक्टीरिया है। अब टैक्सोनॉमी जो है वो मतलब कि 1735 में कुछ साइंटिस्ट ने प्लांट एंड एनिमल मतलब दो ही किंगडम बताया कि भाई प्लांट किंगडम होता है एंड एनिमल किंगडम होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई को प्लांट किंगडम में पहले रखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें कि प्लांट, एनिमल एंड एक प्रोटिस्टा रख दिया गया। उस प्रोटिस्टा में सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई को रख दिया गया। फिर 1937 में एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको कि प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, यानी कि जो विदाउट न्यूक्लियस है। सो प्रोकैरियोट्स टर्म जो है वो 1961 में अगेन डिफाइन हुआ कि सेल इन विच न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हो, जिसमें कि न्यूक्लियस एब्सेंट हो बट न्यूक्लियोइड लाइक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियोइड। दैट मींस कि वो जो न्यूक्लियोइड है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस। फिर 1959 में अनदर जो है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को भी ये किया गया, फंजाई को भी इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। तो ये सब हमारा जो डेवलपमेंटल है हिस्ट्री है, इसको हम लोग आगे करेंगे। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि वेदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन, दिस बोथ आर मोर और लेस सेम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इनको जो है वो भी टेकर ने दिया था। और इसमें सिंपल क्या है कि किंगडम मोनेरा में हमने इसमें दोनों जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, वो चाहे तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया आते हैं या यू बैक्टीरिया आते हैं या प्रो बैक्टीरिया आते हैं, इन सारे बैक्टीरिया को मोनेरल ग्रुप में रखा गया। दैट मीन्स कि वैसा बैक्टीरिया जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम पाया जाता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सिस्टम है वो किंगडम मोनेरा में रखे गए। फिर किंगडम प्रोटिस्टा आया। किंगडम प्रोटिस्टा मींस जो कि वन सेल ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआज वगैरह है ना, और वो यूकैरियोट्स है, राइट। तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया। इसी तरह तुम्हारा फंजाई एक अलग ग्रुप बन गया क्योंकि फंजाई का जो सेल वाल अलग है, उसका कुछ टिपिकल अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी तुम्हारा यूकैरियोट होता है। फिर तुम्हारा प्लांटी ग्रुप आया। प्लांटी में तुम्हारे मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स रखेंगे, इसी ग्रुप में तुम्हारा फंजाई को भी रखा गया, आई मीन एल्गी को भी रखा गया। और फिर तुम्हारा फाइनल ग्रुप जो है वो एनिमलिया, यानी कि वैसे ग्रुप को रखा गया जो कि जाइगोट से जिनका डेवलपमेंट होता है ना। यानी कि ओवरऑल जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो चार हमारा जो किंगडम है उसमें तुम्हारा यूकैरियोट्स आता है, एंड जो तुम्हारा मतलब कि एक जो सिस्टम है वो उसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स आता है। अब ये जो तुम्हारा स्लाइड है ये तुम्हारा बिल्कुल बता देगा कि व्हाई आर्कियोबैक्टीरिया is called as more related to the eukaryotic system than the bacteria, although it is kept in a प्रोकैरियोटिक ग्रुप, क्योंकि जो आर्कियोबैक्टर होता है उसमें न्यूक्लियाइड ही पाया जाता है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा जाता है। बट जो आर्कियोबैक्टीरिया है उसका बहुत सारा कैरेक्टर जो है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब क्या क्या ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिजेंबल करता है बैक्टीरिया से, एंड वो कैरेक्टर कुछ कैरेक्टर जो है रिजेंबल करता है यूकैरियोट से, इसको देखेंगे। जैसे सेल टाइप है, सेल टाइप जो होगा वो आर्कियोबैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक टाइप है एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक टाइप है, इसीलिए इन दोनों को प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सिस्टम है, यूकैरियोटिक में जो उनका न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मतलब बाउंडेड है, सो दैट इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल टाइप। नाउ सेल वॉल जो है ऑलरेडी तुम बढ़ चुके हो कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। लेकिन जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है इसमें किसी तरह का कोई पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, और इसका कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसी तरह जो यूकैरियोट का जो सेल वॉल होता है वो भी डिफरेंट होता है। कहने का मतलब कि जो सेल वॉल होता है, अगर यूकैरियोटिक सिस्टम में फंजाई का देखो तो उसमें सेल वॉल जो होता है काइटिन का बना होता है। अगर प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन का बना होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आर्कियोबैक्टीरिया को
एक्सट्रीम बैक्टीरिया कहा जाता है। इसलिए एक्सट्रीम बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो वो कैसे सर्वाइव करता है, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसको उस हर एनवायरमेंटल कंडीशन से, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो चाहे वो लो टेम्परेचर हो, उसमें या एसिडिक कंडीशन हो या अल्कलाइन कंडीशन हो, उस कंडीशन में बैक्टीरिया को सेफ रखता है। तो इसमें क्या है, कंपोज्ड ऑफ ब्रांच कार्बन चेन अटैच टू ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेज। मैंने तुम्हें बताया था कि जो इसका जो ग्लिसरॉल होता है वो कार्बोलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से ईथर लिंकेज से लिंक होता है। और ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम पूछ सकते हैं कि जो बॉन्ड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एंड ग्लिसरॉल ग्रुप होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो ईथर लिंकेज होता है। बट ये जो बैक्टीरिया, जो हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, उसमें ईस्टर लिंकेज होता है। और इसी की तरह ये जो मेम्ब्रेन लिपिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सेम है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। और इसीलिए ये इस हिसाब से ये यूकैरियोट्स को रिजेंबल करता है। यहाँ भी तुम्हें यहाँ भी तुम्हारा ईस्टर लिंकेज होता है, लेकिन ये जो ईथर लिंकिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ और सिर्फ आर्किया में पाया जाता है, और वही आर्कियो बैक्टीरिया को एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रेजिस्टेंट बनाता है। So this feature is very important. This feature doesn't found in bacteria, doesn't found in eukarya. This is particular typical feature of archaeobacteria. अगर तुम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करो, प्रोटीन सिंथेसिस में जो पहला एमिनो एसिड्स होता है वो मेथियोनिन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड सेम कैरेक्टर तुम्हारा आर्कियोबैक्टीरिया में पाया जाता है। बट बैक्टीरिया की अगर बात करोगे तो इसमें फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होता है। सो दिस कैरेक्टर इज समवट सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, इसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी इसमें नहीं पाया जाता है। एंटीबायोटिक से यूकैरियोटिक सेल को हम लोग किल नहीं कर सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स को भी हम नहीं कर सकते, आर्कियोबैक्टीरिया को भी नहीं कर सकते। बट एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें जब कोई बीमारी होती है, जब कोई हम बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, और ये एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे काम करता है। पेनिसिलिन सेल बैक्टीरिया के सेल वॉल पे काम करता है। लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल पे काम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, these all are the antibiotics that act upon the bacterial cell wall. इसी तरह इसमें आरएनए लूप जो होता है वो आर्कियोबैक्टीरिया में भी एब्सेंट होता है, और तुम्हारे ये यूकैरियोटिक में भी एब्सेंट होता है, बट दीस आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सो दिस कैरेक्टर अगेन रिजेंबल विद द यूकैरियोट्स। कॉमन आर्म ऑफ टीआरएनए, इसमें भी तुम्हारा लैकिंग होता है, बट दिस इज ये बहुत मतलब कि हाई लेवल का है। इसमें तुम्हें 2 ही 3 कैरेक्टर्स जो है वो याद रखने के, जैसे क्वेश्चन तुम्हें बार बार आ सकता है कि सेल टाइप जो है वो ऑल्दो प्रोकैरियोटिक है, बट इसका जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है उसमें ईथर लिंकेज आता है। और यही तुम्हें बार बार क्वेश्चन में, व्हिच टाइप ऑफ लिंकेज इज फाउंड इन द आर्कियोबैक्टीरिया। अब ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये सारी चीजें जो है वो रिपीटेटिव है। इसमें तुम्हें जिसको कि कार्ल वूज ने दिया था ये, और अगेन ये फाइलोजेनेटिक, इस तरह का जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बताता है ये तुम्हारा फाइलोजेनेटिक ट्री को बताता है। और ये ट्री जो है वो यही बताता है कि एक कॉमन सीड रहा है जिससे कि ये तीनों ग्रुप जो है वो हुए हैं, वेदर वो यूकैरियोटिक है, वेदर वो आर्कियोबैक्टीरिया है, वेदर वो बैक्टीरिया है ना। अब ये जो है वो बैक्टीरिया में सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जैसा सेल्स पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जैसा थैलाकोइड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये हमारा यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में तो सभी जानते हो कि हमारा फंजाई, एनिमेलिया, प्लांट्स एंड ये सारे जो है वो तुम्हारे प्रोटोजोआ, these are the protista, these are the eukaryotic cells। और इसमें तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है जैसे सेलुलर मोल्ड्स है, इसमें oomacytes होता है वो सेक्सुअल स्पोर्स है, और इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा अमीबा। इसी तरह तुम्हारा जो प्लांट्स है जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना में सिलिएट प्लांट्स होता है, सिलिएट्स एंड यूग्लिनो जो में पाया जाता है, यूग्लिनो जो में उसको डिवाइड किया गया। ये अगेन बहुत सारा इसमें क्लासिफिकेशन है, और इतना तुम लोगों को क्लासिफिकेशन जो है वो जरूरत है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसके बारे में तुम लोग हजारों डेफिनेशन, हजारों इसका डिफरेंस पढ़ चुके हो, हजारों तो नहीं, एटलीस्ट 10, 12, 20 तो जरूर ही पढ़ चुके हो।
कि क्या क्या डिफरेंस है, बट कुछ डिफरेंस अगेन इसको मेंशन कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें डीएनए जो होता है एक ही होता है, सर्कुलर होता है बट डबल स्टैंडर्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये चीज तुम्हें ये बता रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये इसलिए यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा है कि जो ओरिजिन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का, वो ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही है। और उसको कैसे कंपेयर किया गया, एक थ्योरी दिया गया जिसको कि इंडोसिम्बायोन थ्योरी बोला जाता है, इंडोसिम्बायोन थ्योरी, जिसमें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट उसके ओरिजिन को एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत ही पिक्युलर स्ट्रक्चर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है, मतलब कि प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि और किसी सेल में नहीं पाया जाता है। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी उसका अपना डीएनए होता है, एक प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है, और उसका फंक्शन जो होता है सेमी ऑटोनोमस होता है। कहने का मतलब कि बहुत सारे फंक्शन वो खुद से कर लेता है, उसके लिए वो न्यूक्लियस डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और यही सेम फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो फिर इन दोनों का स्टडी करके देखा गया कि भाई सर्कुलर इसमें डीएनए है, सर्कुलर डीएनए सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए नहीं पाया जाता, उसमें लीनियर डीएनए पाया जाता है। तो फिर ये सर्कुलर डीएनए यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ से आए? तो इस चीज को इंडोसिम्बायोन थ्योरी दिया गया, इंडोसिम्बायोन थ्योरी ने इस चीज को प्रूव किया कि ये जरूर जो दो बैक्टीरिया है वो आपस में एक दूसरे के साथ सिम्बायोंट में रहते होंगे। एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, और इनगल्फ करने के बाद क्या हुआ कि वो दोनों जो है वो एक साथ सरवाइव करने लगे, है ना। एक बैक्टीरिया का जो है वो ऑल स्ट्रक्चर लगभग खत्म हो गया, बस उसका एक न्यूक्लियस रह जाता है। और यही वजह है कि वो जो बैक्टीरिया है वो बाद में एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डेवलप कर जाता है, जिसमें कि वो सर्कुलर डीएनए जो है वो प्लाज्मिड लाइक स्ट्रक्चर है, और सेम स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर भी जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम है। तो इस थ्योरी को, इस ओरिजिन को, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन को इंडोसिम्बायोन थ्योरी ने प्रूव किया था, जो कि मेरे नोट्स में होगा। इसी तरह तुम्हारा जो फर्स्ट अमीनो एसिड है प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा मिथानिन होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका फर्स्ट इसमें जब प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है तो इसमें फॉर्माइलेटेड मिथानिन होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में जो फर्स्ट अमीनो एसिड बनता है वो फॉर्माइलेटेड मिथानिन। ऑल्दो ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे यूकैरियोटिक सेल है, बस इस पर्टिकुलर सेल में क्योंकि उसका अपना डीएनए होता है, उसमें अपना एक प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी होता है, और उस प्रोटीन सिंथेसिस के मशीनरी में जो फर्स्ट अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड होता है दैट इज फॉर्माइलेटेड मिथानिन, जो कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह होता है। इसी तरह अगर इसके राइबोसोम को कंपेयर करोगे तो सारे सेल में, ऑल जो यूकैरियोटिक सेल के सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें 80 टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, बट दिस prokaryote, this mitochondria and chloroplast contains 70 ribosome. That is more related, that is exactly same as the ribosome of prokaryotic cells. इसी तरह अगर ग्रोथ की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें डिवीजन जो है वो मोस्टली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस एंड मेयोसिस प्रोसेस से होता है। बट ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और या जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है उसमें बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन होता है। तो ये सारे जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है, इसमें तुम्हारा डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, उसमें हिस्टोन्स नहीं पाया जाता है, वो ये देख रहे हो हिस्टोन नहीं पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो लीनियर डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उसको पूरी अच्छी तरह से उसको कॉम्पैक्ट किया रहता है। ये जो है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मास्क लगा के आया कीजिए पहले आप, बिना मास्क एंटर मत किया कीजिए, कोरोना से मर के वापस क्या है। कभी भी जाए आए कीजिए मास्क लगा के आए, इस रिसीव करना है क्या। इसी चक्कर में हम ऑफिस से कोरोना लेके घर गए थे, सारा बाल बच्चा मेरा बीमार पड़ गया। एजिटिस का क्या है?
तो ये जो कैरेक्टर्स है, जो हिस्टोन प्रोटीन का एब्सेंट होना या जो डीएनए है वो सर्कुलर है, जो फर्स्ट प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड प्रोटीन है वो फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन है, राइबोसोम 70S है एंड डिवीजन जो है वो बाइनरी फिजन है। दीज ऑल कैरेक्टर्स, ये सारा जो कैरेक्टर है वो ये रिवील करता है, ये बताता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इनका ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से। मैम ये 70S डिस्टेंस है क्या? 70S राइबोसोम टाइप है, पूरा कहानी पढ़ जाते हो उसके बाद तुमको ये 70S सेटवर्क यूनिट होता है। ये राइबोसोम नहीं समझते हो तुम लोग को, हम बच्चा क्लास वाला तो नहीं शुरू करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है। 70S नहीं जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो तो पढ़ के आया करो। ये सारा हम बेसिक चीज एकदम बच्चा वाला हम नहीं बताएंगे कि अब राइबोसोम क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और डीएनए क्या होता है। इतना तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है ना। पिछले कितने क्लास में 70S 80S कितनी बार डिस्कशन हो गया, राइबोसोम उसमें 70S होता है और इसमें 80S होता है। सो ये जो जैसे मैं तुम्हें बता रही थी कि इंडो सिम्बायोंट थ्योरी, ये सारा थ्योरी ऑलरेडी हम तुमको बता चुके कि क्या है। ये इंडो सिम्बायोंट थ्योरी ये बताता है कि जो दो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगे हो। जैसे ये बताया, जैसे देखो कि ये यूकैरियोट्स है, इसका ये डीएनए है ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया, इसी बैक्टीरिया से तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है, इसी बैक्टीरिया से तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ है। जैसे ये तुम्हारा यूकैरियोट है, ये डीएनए है, इसने बैक्टीरिया को इन्गल्फ कर लिया, बैक्टीरिया को इन्गल्फ कर लिया, बैक्टीरिया को इन्गल्फ किया तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बन गया, और किसी किसी जो यूकैरियोटिक सेल्स में वो क्लोरोप्लास्ट की तरह बन गया। So these theory explain the endosymbiont theory reveal the origin of mitochondria and chloroplast। जो कि एक तुम्हारा एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो इंडोसिम्बायोंट थ्योरी है, which इंडोसिम्बायोंट थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ विच सेल, है ना। तो तुम्हारा आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये थ्योरी क्या है ये तुम ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो तुम्हारा है कि साइंटिफिक नेम जिसको कि लिनियस ने दिया कि भाई साइंटिफिक नेम है, जैसे कि क्लेप्सिला निमोनी है, इसका जीनस नेम जो है वो एडविन क्लेप्स ने दिया था, और किसी को डिजीज हुआ तो उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर दिया। तो सब बाहर जो जितने भी बैक्टीरिया है उनके साथ एक एक नाम जो है वो एसोसिएटेड है, और कुछ मार्फोलॉजी एंड कुछ बायोकेमिकल फीचर्स के आधार पे उनका नोमेनक्लेचर किया गया। नाउ व्हाट इज स्पीसीज डेफिनेशन, इस बात को भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वी आर अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, हम लोग एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज है। बर्ड्स है, बर्ड्स इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जो फ्रॉग है, फ्रॉग इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, है ना। बैक्टीरिया के ग्रुप ऑफ स्पीसीज, है ना। कहने का मतलब स्पीसीज जो होते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और जो हमारा मार्फोलॉजिकल फीचर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, बट हमारा जेनेटिक मेकअप जो होता है वो एक दूसरे से काफी लिंक्ड होता है। सो वी आर अ इंटरब्रीडिंग ग्रुप, दैट मींस कि वी कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, है ना। तो इसीलिए उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं, राइट। इसी तरह तुम्हारा प्रोकैरियोटिक स्पीसीज क्या है, अ पॉपुलेशन ऑफ सेल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की बात करेंगे तो उसमें वैसी पॉपुलेशन को करेंगे जिसमें कि तुम्हारा एकदम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो। जैसे क्योंकि कोई भी जो तुम्हारा बैक्टीरियल सेल है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल है वो तुम्हें क्लोन के रूप में दिखेगा। और स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म के लिए मायने रखता है, हायर, क्योंकि जो लोअर जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इसलिए स्पीसीज से भी एक छोटा यूनिट स्ट्रेन को कंसीडर किया जाता है। और ये स्ट्रेन मतलब हो गया कि ये स्ट्रेन जो होते हैं वो जेनेटिकली समवॉट डिफरेंट होंगे फ्रॉम द ओरिजिनल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अभी हम कोरोना की बात करें, कोरोना के स्ट्रेन कहते हैं कि डेल्टा 2 वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट,
एंड ये वेरिएंट वो वेरिएंट, व्हाट आर दे आर सिमिलर टू द स्ट्रेन। और उसमें कह रहा है कि वो जेनेटिकली डिसिमिलर हो जा रहा है। जैसे हमारा जो नोवल कोरोना वायरस आया, नोवल कोरोना वायरस का आरएनए जो है, उसी आरएनए में कुछ एडिशनल कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लग जाकर उसके जो है वो स्ट्रेन जो है वो डिफर कर जा रहा है। और इस डिफरेंस के कारण ही उनकी जो पैथोजेनिसिटी है वो बढ़ रही है ना। तो अब एक ही मतलब कोरोना है, हमें पता है कि कोरोना जो है वो एक ही चीज का बना है, दो ही चीज का बना है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड आरएनए का बना है, एंड उसके ऊपर जो है वो स्पाइक प्रोटीन है। बट उस स्पाइक प्रोटीन में ही कितने वेरिएशन आ जा रहे हैं। अब उस स्पाइक प्रोटीन के वेरिएशन के कारण उसको कई स्ट्रेन का नाम दे दिया गया, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन डेल्टा, स्ट्रेन फलाना ढिमका, सारा कुछ उनको दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके स्पाइक प्रोटीन में अंतर पाया जाता है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही वेरी कर रहा है, जिसके कारण हमारे अंदर का जो एंटीबॉडी है, जो कि स्पाइक प्रोटीन जैसा अपने आप को बनाया, अब वो स्पाइक प्रोटीन जो है वो स्लाइटली अगर वेरी कर जा रहा है तो हमारा एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि एक स्ट्रेन से हम लोग एंटीबॉडी गेन करने के बावजूद भी हमारा अगर एंटीबॉडी डेवलप हो जा रहा है, इम्यूनिटी डेवलप भी हो जा रहा है, तो समटाइम्स वी गॉट अफेक्टेड विद द अनदर स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। और यही वजह है कि बार बार ये बोला जा रहा है कि मास्क हमेशा लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग ऑलवेज ही मेंटेन करो, क्योंकि इवन वी गॉट वैक्सीन, दिस वैक्सीन डजंट सर्टिफाई the protection from all strain of coronavirus. That's why we need to have mask on our face every time, gloves on our hands, and social distancing every time till then the variation or mutation is stopped in the coronavirus. अब ये वायरल स्पीसीज तो मैं बता दिया कि पॉपुलेशन ऑफ वायरस विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑक्युपाई द पार्टिकुलर निच है ना। स्ट्रेन के बाद ही तुम्हारा वेरिएंट्स आता है, स्ट्रेन वेरिएंट बोथ टर्म्स आर इंटरप्रेटेड। अब अगेन दोबारा डोमेन एनिमेलिया में बताया कि जो क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है। डोमेन एनिमेलिया में जो होगा वो मल्टी सेलुलर सेल आएंगे, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। एंड जो एनिमेलिया में खासकर नो सेल वॉल, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाया, प्लांटिक में पाया जाता है। एंड ये जो होते हैं वो केमोहेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो केमोहेटेरोट्रॉपिक है। कहने का मतलब कि वी टोटली डिपेंड अपॉन द प्लांट प्रोडक्ट, we can't photosynthesize itself, we can't produce glucose for ourselves, so we are chemoheterotropic, we are multicellular, and our cell have no cell wall. बट प्लेंटी ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, बट प्लेंटी में जो सेल वॉल पाया जाता है, और वो सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन का बना होता है। एंड दीज आर यूजुअली फोटोऑटोट्रॉपिक। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ ही जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट मोस्टली जो ऑलमोस्ट सारे जितने प्लांट्स होते हैं, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो है वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। पंजाई अगेन, पंजाई उजला होता है, पंजाई डिफरेंट कलर का आता है, बट पंजाई ग्रीन नहीं होता है ना। वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो या तो पैरासाइट होता है और या तो वो सैप्रोफाइट होता है, यानी वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है, और या वो किसी मतलब कि जो लाइव ऑर्गेनिज्म है का रहता है। सो पंजाई अगेन इज द केमोहेटेरोट्रॉपिक। ये यूनिसेलुलर भी होता है एंड मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल तुम्हारा इस्ट है। मल्टीसेलुलर जितने भी तुम्हारा राइजोपस है, म्यूकर है, जितने भी तुम्हारे एगैरिकस है, ये सारे जो है वो तुम्हारे मल्टीसेलुलर है। इनका जो सेल वॉल अगेन एक अनदर केमिकल का बना होता है, जो डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्लांट, ही डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। इनका सेल वॉल जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल केमिकल का बना होता है, जिसको कि हम लोग काइटिन बोलते हैं, समवट उसको प्रोनाउंस करते हैं चिटिन भी बोलते हैं, है ना। और इनमें जो है वो दोनों तरह का स्पोर्स पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल स्पोर्स भी पाया जाता है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स भी पाया जाता है। जो प्रोटिस्टा जो है वो इसमें जो तुम्हारे अगेन जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा एल्गी, पारामीशियम, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। अब अगेन ये तुम्हारा प्रोकैरियोट्स ग्राम पॉजिटिव। अब तुम्हारा आ गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ये सारा बैक्टीरिया का हो गया क्लासिफिकेशन। अगर वायरस का क्लासिफिकेशन करना होगा तो कैसे करोगे भाई? वायरस में तो अपना कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं, फिर भी कितना डेडली है। अपना कुछ ना होते हुए भी ये क्या बोलते हैं, यही कहा जाता है कि अपना कोई इमेज रहे नहीं रहे, दूसरे पे करो और इतना डेडली बन जाओ। यही है वायरस की कहानी। ये जो है वो एसेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है भाई, इनका कोई सेल नहीं है, बट दीज आर द
एसेल्युलर इन्फेक्शियस एजेंट। क्लास ले रहे हैं बाबू पे, कर लो क्लास कॉलेज में। एसेल्युलर इन्फेक्शियस एजेंट है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए है एंड प्रोटीन कोट है। क्लासिफाइड बाय केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम लोग केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। इनका शेप और या सिमेट्री के आधार पे कर सकते हैं, क्या उनका प्रोटीन का कोट है, कैसा वो सर्कुलर है या वो आइकोसाहेड्रल है वो या हेक्सागोनल है, इस आधार पे करते हैं। उनके इन्वेलप में क्या है, उनके इन्वेलप में लिपिड है या क्या किस तरह का एंजाइम्स होते हैं या उनके टेल में क्या है ना। And the study of virus is known as the virology, and this is important because it's an important branch of microbiology, because why you can understand why this is the important branch of microbiology, because we all are suffering a great pandemic by this virus only. So this is very important branch of microbiology, and it's causes many diseases, and ऐसा डिजीज करता है कि जिसका दवा भी नहीं तैयार किया जा सकता है ना। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है अब माइक्रोबायोलॉजी में, और तो पहले तो इसको डिस्कस भी नहीं करते थे ज्यादा। अब जो तुम्हारा परचेज मैनुअल को अगेन सारी बातें रिपीटेटिव है कि परचेज मैनुअल सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी जो है या डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी जो है ये तुम्हारा मार्फोलॉजी, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग या बायोकेमिकल टेस्ट के आधार पे करता है। ये जो है वो फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, किस बेसिस पे, राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग के आधार पे। और ये सारे जितने भी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ बैक्टीरियल है उन सब का इन्होंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, और इसी पे इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है जिसका कि 5 वॉल्यूम है, और उन 5 वॉल्यूम का डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में ये स्लाइड पहले भी इसको डिस्कशन किया जाए कि व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन मेथड। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि लैब में आओगे और मैं तुम्हें एक कल्चर दे दूंगी और बोलूंगी कि भाई तुम आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा है, तो कैसे जाओगे तुम, पहले उसके मार्फोलॉजिकल फीचर में जाओगे, फिर उसके मार्फोलॉजिकल फीचर कैसे, उसका स्लाइड बनाओगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे कि क्या है उसमें, कैसा है उसका सेल है, वेदर रॉड शेप है या कोकाई शेप है। फिर उसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग करोगे, वेदर वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है या एसिड फास्ट है ना। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम के लिए क्या आता है, ये तुम लोग को सबको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम बायोकेमिकल टेस्टिंग करोगे, बायोकेमिकल टेस्टिंग के बाद बायोकेमिकल टेस्टिंग में ये सारे टेस्ट तुम कर सकते हो कि वेदर वो लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया है, वेदर वो सिट्रिक एसिड यूज करता है, वेदर वो कार्बन सोर्स यूज करता है नहीं करता है। उसके कई जो है वो ये जब परचेज मैनुअल खोलोगे तो उसमें डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं, जो कि हर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है एक एक बैक्टीरिया के लिए, अगर तुम्हें उसकी जीनस लेवल तक पहुंचना है। अब जैसे टेक्स्ट में जैसे ये बता दिया कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन कह रहा है कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक नो लाइज फॉर साइनोबैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन यस। डिफरेंशियल स्टेनिंग यस किया कि नहीं किया, किस सेल टाइप के लिए किया, यस किया। बायोकेमिकल टेस्टिंग किया, क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में तुम्हारा मतलब क्लासिफिकेशन में तुम्हें किसी ये सब क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ती है राइट, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब कि क्लासिफाई तो हम मोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक में कर देंगे, भाई ये कोकाई है, ये रॉड शेप है, ये है करके हम उसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में हम क्लासिफाई कर देंगे। बट जब आइडेंटिफाई करने की बात आएगी, आइडेंटिफिकेशन की जब बात आएगी, दैट मीन्स की उसका तुम्हें कैरेक्टर अगर तुम्हें मतलब उसको एक एक कंप्लीट उसके क्लासिफिकेशन की अगर जरूरत पड़ेगी कि वो किस स्पीसीज का है, वो किस जीनस का है, तो तुम्हें कई तरह के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी जाना पड़ेगा, तुम्हें न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडेशन पे भी जाना पड़ेगा, तुम्हें आरएनए सीक्वेंसिंग पे भी जाना पड़ेगा। जब तक तुम इन सीक्वेंसिंग के आधार पे नहीं जाओगे वो उसमें तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बीच में हम किसी को एंटर नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि मेरा हैंग हो जाता है राइट।
तो ये तुम्हारा सारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसमें 4 क्लासेस तुम्हारे लग चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चीज जो है वो अनटेस्ट है। ठीक है, फिर भी अगर पूछना है तो इससे पूछो। अब ABCD मुझसे नहीं पूछना, ABCD खुद पढ़ के आया करो तुम लोग, ठीक है ना। आई एम नॉट हियर टू टीच यू ABCD EFGH, राइट। जब यहाँ पे तुम बीटेक करने आए हो तो यू शुड नो, इफ यू आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, यू शुड नो व्हाट इज मेसोसोम, व्हाट इज बैक्टीरिया एंड व्हाट इज वायरस। ओके, चलो इसके अलावा पूछो, इस पर्टिकुलर स्लाइड से रिलेटेड, इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? इसका हम क्विज भी लेंगे और क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसमें एक क्विज अच्छा खासा इसमें बन जाएगा, तो हम क्विज भी लेंगे, ठीक है ना। उसके लिए तुम लोग तैयार रहना। बोलो कुछ, खत्म करें। सब सो जाता है, लगा लगा के आईडी अपना सो जाता है। बोलेंगे वीडियो ऑन करो, वीडियो कोई नहीं ऑन करता। वीडियो ऑन करो तुम लोग सब। कोई प्रॉब्लम है? नो नो मैम। नो मैम। ये भी सुर में सुर मिला के ही बोलोगे। तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना तुम लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ये क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इसका क्विज मोस्ट प्रोबेबली हम वेडनेसडे को ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अग्री? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। तो इसका क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, इस चैप्टर का पर्टिकुलर अभी भेजेंगे, लेकिन पहले का तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नया चीज नहीं आया, तो पहले वाले को भी अगर तुम लोग कर लोगे तो क्विज, जो अपकमिंग क्विज है उसमें काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम का तो हम सेट करके रेडी थे कि एग्जाम हो जाएगा। जब एग्जाम का क्या आता है नोटिस, उसके अकॉर्डिंग मिड भी लेना है तुम लोग का, ठीक है ना। चलो ठीक, द क्लास इज ओवर और रखो फिर तुम लोग, कल मिलते हैं।